हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। आज की हमारी टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक। टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहले तो हम देख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, लिक्विड 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 एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड आपका हो जाएगा गैस एंड लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन अगर हो। तीन तरह के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, लिक्विड एंड लिक्विड। सेकेंड आपका क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड। एंड थर्ड क्या है, गैस एंड लिक्विड। देखिए यहाँ पर लिक्विड आपका क्या है, सॉल्यूट है। यहाँ पर आपका सॉलिड सॉल्यूट है। यहाँ पर आपका गैस क्या है, सॉल्यूट है। और देखिए तीनों जगह पर आपका क्या है, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तीनों जगह पर लिक्विड जो है वो क्या है, सॉल्वेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। जो सॉल्वेंट का फेज होता है, जिस फेज में आपका सॉल्वेंट होता है उसी फेज में आपका सॉल्यूशन जो है वो बन के तैयार होता है। मतलब अगर लिक्विड है सॉल्वेंट तो जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड ही होगा। अब देखिए गैस एंड लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है, इसके प्रेशर के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम पढ़े थे हेनरीज लॉ। मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें हमें गैस एंड लिक्विड के सॉल्यूशन को क्या करना है, नेगलेक्ट करना, हटा देना है। क्योंकि इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, हेनरीज लॉ में पढ़ चुके हैं। बचा दो सॉल्यूशन, दो तरह का है। एक लिक्विड एंड लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा सॉलिड एंड लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन। इन दोनों का हमें क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो आपकी होगी वो होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बाइनरी होगा। कैसा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ दो कंपोनेंट कंटेन करेगा, ए एंड बी। मतलब दो कंपोनेंट कंटेन करके सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ए एंड बी मिल करके आपका अगर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो आपका कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब एक आपका सॉल्वेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट का होगा, एक कंपोनेंट आपका किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। ये आपकी पहली कंडीशन है। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम कंडीशन में। कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 or both 1 or both component should be volatile in nature। अब देखिए यहाँ पर क्या, दूसरा कंडीशन आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन जो है आपका बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। ये 12th के सिलेबस की बात हो रही है और यही आपका जेईई और नीट में भी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को ही कंसीडर करता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया कि 1 or both component should be volatile in nature। देखिए दो ही कंपोनेंट है, इसमें से या तो एक हो
या फिर दोनों कंपोनेंट कैसा हो, वोलाटाइल हो। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंपोनेंट या फिर दोनों कंपोनेंट क्या हो सके, इवापोरेट हो सके। इवापोरेट का होने का मतलब क्या है, इवापोरेट होने का मतलब क्या है कि लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो सके, वेपर में कन्वर्ट हो सके। अगर कोई भी कंपोनेंट इसमें से, इन दोनों में से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब वो कैसा कंपोनेंट है, वोलाटाइल कंपोनेंट है। समझ गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लिक्विड एंड लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए वेपर प्रेशर में आज की हमारी टॉपिक होगी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हम किसका, लिक्विड का जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसके वेपर प्रेशर की आज हम बात करेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो दोनों का दोनों आपका कैसा है, लिक्विड है। लिक्विड है मतलब कि यहाँ पर जो आपकी कंडीशन आएगी वो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए वेपर प्रेशर की कंडीशन में कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब A प्लस बी मिल करके आपका क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसमें है कि बोथ OR1 कंपोनेंट वोलाटाइल इन नेचर का होना चाहिए। तो जब लिक्विड दोनों है, जब दोनों लिक्विड है तो मतलब लिक्विड के लिक्विड सॉल्यूशन में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें बोथ कंपोनेंट कैसे होंगे, वोलाटाइल होंगे। बोथ कंपोनेंट लेंस आर वोलाटाइल इन नेचर। दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वोलाटाइल है। थर्ड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो वेसल्स होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड वेसल्स आर यूज्ड। मतलब यहाँ पर जो आपका फ्लास्क या फिर पॉट, मतलब हिंदी वाले समझ ले बर्तन, जो यूज किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। समझ गए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में तीन कंडीशन नेसेसरी है। अब आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर हम तीनों बातें, ये दो बातें समझ गए होंगे। तीसरी बात में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि क्लोज्ड वेसल्स हम क्यों ले रहे हैं, कि हम क्लोज्ड वेसल्स क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए क्लोज्ड वेसल्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें चेक करना है वेपर प्रेशर। अगर हम ओपन वेसल्स ले लें, ओपन फ्लास्क ले लें, मतलब एक गिलास में पानी रख करके या कोई सॉल्यूशन ले करके उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ हमें मिलेगा क्या कि वो तो इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेपर है उसका प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वेपर का प्रेशर मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेसल्स जो है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड रखना पड़ेगा। वेसल्स कैसा रखना पड़ेगा, क्लोज्ड रखना पड़ेगा। समझ गए होंगे। देखिए हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम एक ग्लास ले लें, ये कोई ग्लास है, इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसको हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करें। अगर हीट प्रोवाइड करें तो ये जो वेपर होगी वो इन्वायरमेंट में फैल जाएगी।
इन्वायरमेंट में फैल जाएगी, क्या इसका कोई प्रेशर हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए जो हम वेसल्स लेंगे, जो बर्तन लेंगे, वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। जब क्लोज्ड होगा तब क्या होगा? तब देखिए, तब इसको जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करें, ये मान लीजिए यहाँ तक आपका क्या है? सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो ये बन करके आपका वेपर निकल रहा है। तो वेपर क्या करेगा? यहाँ पर आकर के वेसल से कोलाइड करेगा। कोलाइड मतलब टकराएगा। टकराएगा तो इसका प्रेशर टकराने की वजह से हम जान जाएंगे कि कितना प्रेशर से ये इससे कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है। जैसे बलून वाला हम बात बताए थे ना कि अगर कोई बलून है आपका, कोई बलून है, इसमें हम गैसेस जब भर दे रहे थे तो क्या कर रही थी? जो गैसेस थी, अगर हम इसमें गैस भर दें, जो गैस है वो बलून के सरफेस से, वाल से या फिर बलून के दीवार से क्या करेगी? टकराएगी। टकराएगी तो एक प्रेशर जनरेट करेगी। तभी तो हम जान रहे हैं या फिर पता पा रहे हैं कि जो गैस है वो प्रेशर जनरेट करती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जब ये क्लोज्ड वेसल्स रहेगा तो ये जो वेपर निकलेगी वो क्या करेगी? सरफेस से टकराएगी। टकराएगी तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेपर का प्रेशर पता चल जाएगा। समझ गए होंगे कि हम क्लोज्ड वेसल्स क्यों लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, ये मान लीजिए हम क्या ले लिए? एक क्लोज्ड वेसल्स ले लिए, एक क्लोज्ड वेसल्स ले लिए। इसको हम क्या किए? बर्नर की सहायता से इसको हम गर्म करना स्टार्ट किए। इसमें क्या भरे हुए हैं? हम कोई सॉल्यूशन भरे हुए हैं। और सॉल्यूशन भी कैसा है? इसमें क्या भरे हुए हैं? सॉल्यूशन भरे हुए हैं। सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी है। A+B का सॉल्यूशन है, मतलब कि 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। और दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है? दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? लिक्विड है। मतलब ये समझ लीजिए हम क्या किए हैं? एक शराब का, यानी जो आपका लिकर होता है शराब, उसका हम एक सॉल्यूशन लिए। शराब और पानी का सॉल्यूशन लिए हैं। ये किसका सॉल्यूशन है? मान लीजिए शराब और पानी का सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया ना। अब इसको हम क्या करना स्टार्ट किए? हीट करना स्टार्ट किए। हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा? ये लिक्विड था, लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। लिक्विड क्या कर रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए लिक्विड क्या कर रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेपर दोनों के दोनों लिक्विड है, मतलब A+B, ये क्या है? सॉल्यूशन फॉर्म में है। जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर जो ये वेपर बना A+B, ये किस फॉर्म में आ गया? वेपर फॉर्म में आ गया। समझ रहे होंगे इस बात को। ये देखिए बहुत ही छोटी बात है, इसको बहुत ही अंदर से समझने की ज़रूरत है। जब हम कोई सॉल्यूशन लिए हैं, वो भी लिक्विड का सॉल्यूशन लिए हैं, 2 तरल पदार्थों का, मतलब जैसे अगर हम एक गिलास में शराब और पानी को मिला दें और उसको गर्म करना स्टार्ट करें और ग्लास को बंद करके रखें कुकर में अगर बंद करके हम उसको हीट प्रोवाइड करें गैस के थ्रू, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो शराब और पानी दोनों क्या करेगा? लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो भी A+B का था, मतलब कि लिक्विड दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन था। और जो वेपर है वो भी हमारा क्या है? उसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, वेपर में भी। ये बात समझ रहे हैं? अब देखिए वेसल्स क्लोज्ड है। जब वेसल्स क्लोज्ड है तो यहाँ से गया, यहाँ टकराया। अब टकराने के बाद अब कंडीशन क्या होगी? उसको बाहर तो निकल नहीं सकता। बाहर जब नहीं निकल सकता वो फिर क्या करेगा? फिर वेपर जो है, देखिए वेपर को हम गर्म किए, गर्म करने के बाद वेपर को सॉरी देखिए हम लिक्विड को गर्म किए, गर्म करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ। वेपर बाहर निकल नहीं सकता, फिर ये क्या करेगा?
कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस मतलब दोबारा एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जुड़ करके फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी। किसके किसके बीच स्टेबलाइज होगी वो भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, A प्लस बी सॉल्यूशन फॉर्म और A प्लस बी वेपर फॉर्म, इन दोनों के बीच एक क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी। स्टेबलाइज्ड होने का मतलब समझ रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम बनेगा। एक क्या करेगा, ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका वेपर है। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको ये लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन और वेपर फॉर्म में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी। समझ गए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई ना, अब देखिए आगे। देखिए ये जो वेपर है इसमें A प्लस बी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। मतलब शराब और आपका जो पानी है दोनों प्रेजेंट है ना इस वेपर में। तो इसका जो प्रेशर होगा, जब वेपर है, वेपर मतलब ये किस फॉर्म में आ जा रहा है, गैसियस फॉर्म में आ जा रहा है। वेपर का मतलब ही होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब गैसियस फॉर्म में आ रहा है तो उसका कुछ प्रेशर होगा, अभी बताया कोलाइड होगा तो प्रेशर जनरेट करेगा। तो जब हम प्रेशर देखेंगे तो A प्लस बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है। जब दोनों मिला हुआ है तो इसका जो प्रेशर होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका टोटल प्रेशर। और A और B का अलग अलग जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और ऑफ B का है ना, B और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। और ये आपका क्या है, ये जो प्रेशर है ये आपका है टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम क्या बताए थे गैस वाले हेनरीज लॉ में, क्या बताए थे कि हेनरीज लॉ में देखिए क्या बताए थे कि जितना ज़्यादा, ये कोई बलून है, ये कोई बलून मान लीजिए है, जितना ज़्यादा जो गैस होगी, मान लीजिए दो गैसेस हैं यहाँ पर भरी हुई, एक CO2 है एक O2 है, दो गैसेस है, जिसका जितना ज़्यादा मालिक्यूल उसका उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, यही बताए थे ने। जिसका जितना ज़्यादा इसमें मालिक्यूल होगा उसका उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर A प्लस बी का क्या है, सॉल्यूशन है, A प्लस बी का सॉल्यूशन है। तो अगर हम देखने चले तो A आपका सॉल्यूट है, B आपका सॉल्वेंट है। मान लीजिए एक बात कि A आपका सॉल्यूट है, B आपका सॉल्वेंट है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि A और B में जिसका जितना ज़्यादा मालिक्यूल उसका उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर। तो और मालिक्यूल हम किससे देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन अगर बना हुआ है, A प्लस बी को मिला करके हम एक अगर सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, उस सॉल्यूशन में हमें चेक करना हो कि कितना A है या फिर कितना B है, तो हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं।
मतलब अगर चाई ए निकालें तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फार्मूला क्या बताता है कि सॉल्यूशन में आपका कंपोनेंट ए कितना प्रेजेंट है। और चाई बी क्या बताएगा, उसी तरह से चाई बी निकालने चलेंगे तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। बार बार हम इसको नहीं दोहरा करके डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे तरह से बताए हुए हैं। इसको यहाँ पर आप लोग बड़े ही, अगर पिछला वीडियो देखते आ रहे होंगे तो इसे आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पर हम चाई बी देख रहे हैं, चाई बी का मतलब है कि सॉल्यूशन में कितना मोल आपका बी प्रेजेंट है, कितना मोल आपका मोल्स ऑफ बी, ये वाला फार्मूला बताएगा। और ये वाला फार्मूला आपका क्या बताएगा, मोल्स ऑफ ए। पूरे सॉल्यूशन में कितना मोल आपका ए प्रेजेंट है, कितना मोल आपका बी। जितना ज़्यादा मोल होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। मोल का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा मोल ऑफ ए होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल, या फिर उतना ज़्यादा ओ आर मोल को एटम के फॉर्म में ले तो उतना ज़्यादा एटम होगा। तो अभी हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं तो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा मोल आपका उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मतलब हम इसको चाई ए लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, चाई बी लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का सॉल्यूशन है, उसमें ए का चाई ए और चाई बी क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये आपका क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता रहा है। अब देखिए हम क्या बताए हैं, मैक्सिमम नंबर, सॉरी इसको इस तरह से समझिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा किसी कंपोनेंट का, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। गैस के केस में बता चुके हैं, हेनरीज लॉ में इसको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल आपका किसी एक गैस का होगा उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो वही यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में आपका कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। जितना ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा तो अगर किसी एक का, उसमें से दो कंपोनेंट में से एक का देखने चलेंगे तो उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। वही बात बता रहे हैं। तो देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ये बात तो अभी हम क्या किए हैं, यहाँ से निकाले हैं। अब देखिए ये बात हम निकाले हैं, लेकिन इसी बात को हमें फ्रैंकोइस-मार्ट राउल्ट्स, जो फ्रैंकोइस-मार्ट राउल्ट्स थे 1886 में बताए थे। ये हम नहीं बता रहे हैं, जो ये निकाले हैं अभी तक, ये जो संबंध निकाले हैं, इस संबंध को बताने वाले कौन थे, फ्रैंकोइस-मार्ट राउल्ट्स थे। और बताए कब थे, 1886 में। तो देखिए वो बातें समझ गए होंगे आप लोग। आगे चले। फ्रैंकोइस मार्ट राउल्ट्स in 1886 gave a quantitative relationship between
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो चाहिए वो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर। किसके किसके बीच? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर, विच इज known as राउल्ट्स लॉ। मतलब अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? राउल्ट्स लॉ की। चलिए देखिए राउल्ट्स लॉ में क्या है। राउल्ट्स लॉ, अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करें इसमें क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ solution is directly proportional to the mole fraction of its कंपोनेंट्स। मतलब समझ रहे हैं वही बात कि अगर हमारे पास एक क्या है, अब चलिए देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से। राउल्ट्स लॉ देखिए क्या बता रहा है आपको कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, a प्लस बी का कोई एक सॉल्यूशन है, ये मिलकर क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया है। मतलब क्या है? ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन किसका है? a प्लस बी है। अब देखिए a को हम मान लीजिए 1 है और b को हम मान लिए क्या है? 2 है। तो अगर इसके मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये चाई 1 और चाई 2 लिख सकते हैं, चाई 1 एंड चाई 2। ये चाई ए और चाई बी को हम किस में लेकर चल रहे हैं? चाई 1 एंड चाई 2 के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। बात एक ही है। चाहे इसको हम चाई ए, इसको देखिए चाई ए इक्वल टू चाई 1 ले ले क्योंकि ए को 1 मान लिए हैं, चाई 2 इक्वल टू चाई बी ले ले क्योंकि ए को बी को हम 2 मान चुके हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट प्रोवाइड करने पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। हीट प्रोवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखिए अभी हम बताए हैं कि जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो इस वेपर में भी दोनों कंपोनेंट होंगे, a प्लस बी दोनों कंपोनेंट होंगे। जो वेपर होगा वो a प्लस बी का होगा, सॉल्यूशन भी क्योंकि आपका a प्लस बी का है। तो इसका अलग अलग से अगर हम प्रेशर देखने चले तो a को हम 1 मान के चले हैं, इसका पार्शियल प्रेशर P1 हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर P2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, यही ना, क्योंकि ए को हम 1 माने हैं। और P2 क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए राउल्ट्स लॉ में क्या बताया गया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, तो अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हम किसी एक कंपोनेंट को मान लें, अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर ए का देखने चले तो P1 हो गया
पार्शियल वेपर प्रेशर P1 हो गया, ईच कंपोनेंट किसी एक कंपोनेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो इसका मोल फ्रैक्शन कौन सा है, chi1 है। P1 का मोल फ्रैक्शन ए का पार्शियल प्रेशर जो है वो P1 है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कौन क्या है, chi1 है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, chi1 के हो जाएगा। समझ रहे होंगे, ये यही बता रहा है कि सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, कंपोनेंट ए को होगा, कंपोनेंट ए का मतलब कंपोनेंट ए होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। यही बता रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P01, ये P0 को P0 हम बोलते हैं, chi1। और ये जो P0 है, ये P0 आपका बताता है, अब इसको हटाए, चलिए ये तो समझ गए होंगे ना। राउल्स लॉ देखिए यही बताया है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका राउल्स लॉ बताया है। अब देखिए यहाँ पर P01 जो है वो क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, क्योंकि जो 1 है वो ए है, कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। अब ये प्योर स्टेट का क्या मतलब वो जान लीजिए। ये जो P1 है, P1 हम सॉल्यूशन का देख रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला दिए हैं। तो ए और बी दोनों को मिला करके हम क्या बनाए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं। तो ये जो chi1 हम देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, A प्लस बी का देख रहे हैं। A प्लस बी मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। अगर हम सिर्फ किसका देखने चले, एक कोई फ्लास्क ले लें या क्लोज्ड वेसल्स ले लें, उसमें कंपोनेंट ए डाल दें, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ कंपोनेंट ए है। इसको हीट करें, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब बताइए कंपोनेंट ए है तो जो वेपर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसका हो जाएगा, सिर्फ कंपोनेंट ए का हो जाएगा, कंपोनेंट ए का। तो ये जो है इसी को हम क्या लिखे हैं, P1 नॉट लिखे हैं। इसी तरह से अगर हम B को करें तो P0 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं, जब A को सिर्फ अगर हम इवापोरेट कर रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वही हमारा क्या है, P0 1 है। तो जो आपका पार्शियल प्रेशर आप कंपोनेंट 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट। ये बात समझ गए। अब देखिए ये तो हम किसके लिए निकाल लिए, कंपोनेंट 1 के लिए निकाल लिए। सेम यही काम हम P2 निकालने चले तब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B का निकालने चले तब कंपोनेंट B को हम क्या माने हैं, P2 माने। देखिए P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, chi2 के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2O और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर ये सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, P02 आ जाएगा chi2, और P02 फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल, यहाँ पर वेपर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट BO और 2, B को ही हम लोग कौन सा कंपोनेंट माने हैं, 2 माने हैं, इन प्योर स्टेट। समझ गए होंगे राउल्स लॉ के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में। राउल्स लॉ ख़त्म।
अब आगे चले हम लोग। अब देखिए, जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब हम बात कर रहे थे हेनरीज लॉ की, तो वहाँ पर कौन बीच में आ गए थे, डाल्टन बाबा आ गए थे। तो सेम टू सेम जब हम राउल्ट्स लॉ की बात किए तो यहाँ पर भी डाल्टन बाबा आ गए। तो देखिए ये क्या बोलकर चले गए। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। देखिए ये क्या बोले, ये बोले कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर, ये क्या होता है, इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। देखिए यहाँ पर हम कंपोनेंट्स क्यों लिखे, क्योंकि जब भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हम कंपोनेंट्स क्यों लिखे, क्योंकि जब भी बनेगा वो कम से कम 2 कंपोनेंट, और हमें लेकर भी चलना है किसको, बाइनरी सॉल्यूशन को। किसको लेकर चलना है, बाइनरी सॉल्यूशन को, इसीलिए हम यहाँ पर कंपोनेंट्स लिखे। ये कौन बता दिए आकर के, डाल्टन बता दिए। अब देखिए डाल्टन क्या बताए, पी टोटल, पी टोटल ओ, और हम इसको क्या लिख दें, पी टी लिख दें, टी मतलब टोटल। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट। ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर P1 था प्लस P2, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, A प्लस बी, यही था ना, ऐसे देख लीजिए, हम यही बनाए थे, वेसल्स था जो कि क्लोज था, इसका जो वेपर है वो क्या क्या कंटेन किया है, A प्लस बी वेपर है, जो वेपर है उसमें A प्लस बी दोनों प्रेजेंट है। तो A का पार्शियल प्रेशर हम P1 माने थे, B का पार्शियल प्रेशर हम P2 माने थे, यही किए थे ना। तो वही देखिए हम यहाँ पर कर दिए हैं कि जो आपका P टोटल है, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है वो इन दोनों का सम ही होगा। ये इसका अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकालें तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, उन दोनों को जोड़ दें तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। सेम टू सेम वही यहाँ पर डाल्टन बता दिए, और कुछ नहीं बताएं। आगे देखिए, ये हो गया। अब बताइए, सिंस P1 इक्वल टू P01 Chi1 एंड P2 इक्वल टू P02 Chi2, यही ना, ये कौन बताया था आपको, ये आपको बताकर गए थे राउल्ट्स बाबा, वही बताए थे ना। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू, P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P01 Chi1 प्लस P02 Chi2। अब देखिए ये इस देयरफॉर हो जाएगा P टोटल इक्वल टू। अब देखिए सिंस दूसरी बार लगाते हैं, क्या हम जानते हैं कि अगर A प्लस बी है, ये कोई सॉल्यूशन बनाया है, इसका हम मोल फ्रैक्शन निकालने चले तो Chi A प्लस Chi B अगर करेंगे तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है। तो Chi A इक्वल टू 1 माइनस Chi B हो जाएगा, यही होगा ना। तो Chi1 इक्वल टू 1 माइनस Chi2 हो जाएगा। ये कैसे आया, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं देख लीजिए। Chi A इक्वल टू क्या होता है, Na प्लस NB। Chi B इक्वल टू क्या होता है, NB अपान Na प्लस NB। Chi A प्लस Chi B दोनों को जोड़ दीजिए,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यही ना। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एन ए अपान एन बी ऊपर आएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी ऊपर आएगा अपान एन ए प्लस एन बी नीचे आएगा। ये दोनों कट के आपका क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पर रख दें। चलिए देखिए, तो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट वन चाई वन की वैल्यू रख दें यहाँ सीधे, पी नॉट वन माइनस चाई टू प्लस पी नॉट टू चाई टू, यही होगा ना जब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो। अब देखिए पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट वन का इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन चाई टू प्लस पी नॉट टू चाई टू, यही होगा। आगे चलिए, पी नॉट वन और पी टू को उधर ले, पी नॉट टू को उधर ले जाओ प्लस पी नॉट टू चाई टू, और पी नॉट वन को इधर ले आओगे तो ये अपने निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो निगेटिव साइन यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट वन चाई टू, यही आएगा। चलिए अब इसको हटा दें। देखिए पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाई टू दोनों में से कॉमन है, कॉमा ले लीजिए, तो पी नॉट वन प्लस कॉमा लेंगे तो क्या आएगा बताइए। देखिए जब यहाँ से आप कॉमा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन, और यहाँ पर आपका चाई टू कॉमा हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू ये आ जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया डाल्टन क्या बताए, डाल्टन यही बताकर चले गए। अब देखिए आगे चलिए, देखिए आगे देखिए कंक्लूजन क्या आया। ये हम क्या पढ़ रहे थे, डाल्टन्स लॉ पढ़ रहे थे। इसमें देखिए कंक्लूजन क्या आया। कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकला, क्या निकला हमें इन एक्चुअल लास्ट में हमें क्या पता चला। तो हमें पता चला कि जो पी टोटल है, जो पी टोटल है मतलब वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन मतलब चाई ऑफ बोथ कंपोनेंट, मतलब कि जो अगर हम चाई वन मतलब कि चाई वन ओ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाई ए लिख सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अगर हम इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो क्या करेगा। देखिए ये कोई कंपार्टमेंट है जो कि ए प्लस बी का सॉल्यूशन लेकर बना हुआ है। अगर हम ए के मॉलिक्यूल को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ए के मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ मोल्स को ए के बढ़ा रहे हैं, तो मतलब सॉल्यूशन में ए बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में ए बढ़ेगा तो वेपर भी ए का ज़्यादा बनेगा। जब वेपर ए का ज़्यादा बनेगा तो उसका जो प्रेशर होगा टोटल वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बता रहा है कि अगर चाई वन या फिर चाई ए आपका इंक्रीज करेगा तो आपका देन पी टोटल है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर चाई वन आपका डिक्रीज किया, ये आपका डिक्रीज का साइन है, देन पीटी जो है वो आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर सॉल्यूशन में से ए के नंबर ऑफ मोल्स को हटा दिए तो जो आपका वेपर प्रेशर था उसमें से जो ए का मॉलिक्यूल जो वेपर में बन रहे थे वो कम हो जाएंगे तो जो टोटल वेपर होगा वो भी घट जाएगा। वही सेम कंडीशन चाई टू अगर आपका है, चाई टू को अगर आप इंक्रीज कर दिए देन
आपका जो पीटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। चाई 2 को अगर आप डिक्रीज कर दिए देन आपका जो पीटी है, पी टोटल है, वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, इतना समझे ना, अब आगे चलिए। आगे देखिए, हमें कोई वेसल्स लिए हैं, इसमें ये क्या भर दिए हैं, सॉल्यूशन भर दिए हैं। सॉल्यूशन किसका है, ए प्लस बी का है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में चाई ए होगा आपका एंड चाई बी होगा। चाई ए को हम क्या बोले हैं, चाई 1 बोले हैं, चाई बी को हम क्या बोले हैं, चाई 2 बोले हैं। चाई 1 चाई 2 ये हमें क्या बता रहा है, मोल्स ऑफ, ये हमें क्या बताएगा, मोल बताएगा कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ये कंपोनेंट बी का क्या बताएगा, मोल्स बताएगा। जितना ज़्यादा आपका चाई होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, कंपोनेंट ए होगा। जितना ज़्यादा आपका चाई 2 होगा उतना ज़्यादा आपका कंपोनेंट बी होगा। देखिए वेपर बना, वेपर बना, वेपर बना। यहाँ पर भी ये वेपर जो है वो ए प्लस बी का वेपर है। अब देखिए, जब हम इसको, अभी सॉल्यूशन है, अभी ये क्या था, मान लीजिए अभी ये सॉल्यूशन सिर्फ था जब हम इसको नहीं हीट कर रहे थे। ये सॉल्यूशन था जब हम इसको नहीं हीट कर रहे थे। किसका सॉल्यूशन था, ए प्लस बी का सॉल्यूशन था। मान लीजिए ए का हम चाई 1 ले लें, मतलब मोल जो है वो इस सॉल्यूशन में ए का कितना है, 1 है, और बी का कितना है, ये भी मान ले कि चाई 2 जो है वो भी आपका कितना है, वो भी आपका 1 है। मान कर हम चल रहे हैं कि चाई 1 इक्वल टू 1 है, चाई 2 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल आपका ए का है और एक ही मोल आपका, एक मोल किसका है, बी का है। इसका मतलब यही है ना, देखिए यही बताया है ना कि चाई 1 का मतलब है कि मोल ऑफ कंपोनेंट ए। तो 1 मोल मान लीजिए ए है, 1 मोल बी है। अब इसको हम गर्म करना स्टार्ट किए, जब गर्म करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो बताइए सॉल्यूशन में से 1 मोल जो है वो कम होने लगेगा। सॉल्यूशन में से जो ए है वो कम होकर के किस में जाने लगेगा, वेपर में जाने लगेगा। यही होगा ना कि जब हम इसको हीट करेंगे, अब हीट करेंगे तो क्या होगा कि 1 मोल जो है ये अभी किस फॉर्म में था, सॉल्यूशन फॉर्म में था, ये किस में कन्वर्ट होके जाने लगेगा, वेपर में जाने लगेगा। यही होगा ना, 1 मोल जो भी है वो किस में जाने लगेगा, वेपर में जाने लगेगा। और जब वेपर में कन्वर्ट होगा, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, देखिए हीट कर रहे हैं तो अभी 1 मोल मान लीजिए यहाँ पर था तो हीट किए तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बताइए इस सॉल्यूशन में से कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। अब मान लीजिए हम इतना इसको गर्म कर दिए, इतना गर्म कर दिए, इतना गर्म कर दिए कि जो अभी वेसल्स है इसमें सॉल्यूशन बचा ही नहीं, सबका सब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। सबका सब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या बचा, वेपर बचा। ये सॉल्यूशन था, इसको हम हीट किए, हीट करने के बाद 1 मोल ए और 1 मोल बी मान लीजिए था, वो कन्वर्ट होने लगा किसमें, वेपर में। मतलब अब सॉल्यूशन में से जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है वो घट करके किस में जाने लगा, वेपर में जाने लगा। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी था, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी था, वो पूरा का पूरा किसमें, सॉल्यूशन से वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताइए क्या हुआ दोनों में। मान लीजिए फिगर 1 है, फिगर 2 है और ये क्या है, फिगर 3 है। तो फिगर 1 में हमें क्या मिला, चाई 1 इक्वल टू 1 एंड चाई 2 इक्वल टू 2 मिला। फिगर 2 में हमें क्या मिला,
मान लीजिए आधा जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर में कन्वर्ट हो गया है। चाई 1 इक्वल टू हाफ मिला, चाई 2 इक्वल टू हाफ मिला, यही ने। फिगर 3 में क्या मिला हमें, चाई 1 इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला, चाई 2 इक्वल टू 0 मिला, यही मिला ने। देखिए क्योंकि जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट होगा, पूरा पूरा वेपर में। ये हम किसकी बात कर रहे थे, सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब चलिए फिगर 1 फिगर 2, यही ना, ये किसकी बात हो रही थी, सॉल्यूशन की बात हो रही थी। अब वेपर की बात करिए, वेपर की बात करें, चाई 1 इक्वल टू 1, चाई 2 इक्वल टू 2। ये बताइए चाई 1 इक्वल टू 1 है, चाई 2 इक्वल टू 2 है, तो जब चाई 1 इक्वल टू 1 है तो कोई वेपर बना नहीं, तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P2 कितना हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चाई 1 इक्वल टू हाफ है, चाई 2 इक्वल टू हाफ है, तो जो प्रेशर होगा आधा कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, जो कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन फॉर्म में, वो आधा किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, कन्वर्ट हो चुका है किसमें, देखिए वेपर में। जब आधा कन्वर्ट हो चुका है वेपर में, तो मतलब P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वेपर बन गया ने, वेपर बन गया ने। जब वेपर बन गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया। अब देखिए यहाँ पर चाई 1 इक्वल टू 0 एंड चाई 2 इक्वल टू 0, मतलब अब टोटल का टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा। एंड P2 इक्वल टू किसके आसपास आ जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना मोल आपका क्या होगा, कंपोनेंट होगा ए का, उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, उतने मोल का जो पार्शियल प्रेशर होगा, उस पार्शियल प्रेशर के बराबर आपका P1 हो जाएगा। और जितना मोल आपका कंपोनेंट बी सॉल्यूशन में था, वो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उतना मोल आपका कंपोनेंट, उतना मोल आपका पार्शियल प्रेशर जो है हो जाएगा, उतने मोल के बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर आपका। इतना समझ में आया। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, इसी चीज को लेकर ग्राफ बनाओ। इसी चीज को लेकर के ग्राफ बनाओ। पहले देखो ये क्या बताया, ये क्या बताया कि जो ये बताया कि जो आपका जितना मोल आपका, ये सीधे समझ लीजिए, जितना मोल ए था उसी के पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बोल लीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर क्या हो जाएगा आपका, P1 हो जाएगा। और सेम वही जितना मोल आपका बी था उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ये बताने का सिर्फ इतना ही मेरा मतलब था। अब देखिए चलिए ग्राफ इसके बीच बनाते हैं। ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका क्या था, वेपर था ने। ग्राफ देखिए, इस पे, इस एरो पे आप क्या ले लीजिए, अब इस एरो पे आप क्या लीजिए, वेपर प्रेशर। इस एरो पे आप क्या ले लीजिए, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मान लीजिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर आपका चाई 1 इक्वल टू 1 है, यहाँ से आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए वहाँ से आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इधर क्या आ जाएगा, इस ओरिजिन पे आपका क्या हो जाएगा, चाई 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए आधा, आधे के बाद कितना हो गया, 1 मॉलिक्यूल का सॉरी, आधे के बाद कितना हो गया, 1 मोल मॉलिक्यूल का जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसके बराबर हो गया। अब देखिए
ये तो हो गया चाई 1 की बात। अब चाई 2 को ले लीजिए। इस ओरिजिन पे आपका चाई 2 मान लीजिए 1 है, चाई 2 1 है। इस ओरिजिन पे इधर से इधर जब आप मूव करेंगे, इस ओरिजिन पे आने के बाद चाई 2 मान लीजिए 0 हो गया। ये वाला, ये जो चाई 2 था वो मान लीजिए हम इधर 1 ले लिए, मतलब यहाँ पर चाई 2 अगर 1 लिए हैं तो यहाँ से अब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ। पार्शियल प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गया। लीनियर मिल रहा है ना, तो हमें एक क्या मिल गया, लीनियर ग्राफ मिल गया। देखिए ये कहीं आपका मान लीजिए ये क्या है, चाई 1 हाफ है, इक्वल टू हाफ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू भी किसके बराबर हो जाएगा, P हाफ के बराबर हो जाएगा। P1 इक्वल टू P हाफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, P1 इक्वल टू हाफ के बराबर हो जाएगा। सेम वही बात, मान लीजिए यहाँ तक आपका चाई 2, यहाँ तक अगर आपका चाई 2, यहाँ तक आपका चाई 2 हाफ है, तो यहाँ पर आपका P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये जो हम हाफ लिख रहे हैं इसका मतलब क्या कि आधा मोल मालिक्यूल का जो आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा उसके बराबर हो रहा है। ये आधा वो है। यहाँ पर तो आपका क्या है, नीचे क्या है, आधा मोल मालिक्यूल बता रहा है कि आधा मोल बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि आधा मोल का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बता रहा है कि यहाँ पर आधा मोल का पार्शियल प्रेशर के बराबर पार्शियल प्रेशर आपका हो जाएगा। तो देखिए अब इस चीज़ को, ये फालतू की चीज़ें हैं, इसको हटाते हैं, बस समझाने के लिए बताए थे। देखिए यहाँ पर हमें मिला क्या कि जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन घट रहा है वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर आपका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपके मोल्स थे, एक मोल जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म में था वो एक मोल किस में चला गया, वेपर फॉर्म में चला गया। एक मोल वेपर फॉर्म में चला गया तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, यही हुआ ना। तो चाई 2 जो यहाँ पर 1 था वो तो यहाँ पर चला गया कन्वर्ट होकर के किसमें, वेपर में, तो वेपर प्रेशर बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए चाई 1 1 था, इधर आया तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ा दिया। अब देखिए इन दोनों को जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ेंगे तो ये आपका P टोटल बताता है। P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 आ जाएगा। और जो आपका ये वाला पॉइंट है ये चाई 1 का है, चाई 1 का वाला, अगर ये वाला पॉइंट चाई 1 का है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, P01 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट किसका है, देखिए चाई 2 का है, तो ये आपका P02 हो जाएगा, मतलब प्योर स्टेट में। समझ गए। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल गया, यहाँ से आपको एक चीज़ क्या मिल गया कि जो P1 नॉट है वो क्या है, लेस है, किससे, P02 से। P02 से P1 नॉट लेस, मतलब कि इसका क्या होगा, जो आपके मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 होंगे इन वेपर, वो क्या होंगे, लेस होंगे जी। लेस होंगे तभी तो पार्शियल प्रेशर आपका तभी तो जो आपका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में आ रहा है और लेस आ रहा है। हाँ, और ये ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पर जो मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 है इन वेपर, वो क्या है, मोर है, ज़्यादा है। अब देखिए जब लेस है, लेस का मतलब बताइए, जब कोई भी कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट बोल देते हैं जी। अब जो मोर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट बोल देते हैं। समझ गए कि मतलब अगर हमें ये पता चल जाए, दोनों का प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर पता चल जाए तो उससे हम ये बता सकते हैं कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। समझ गए यहाँ तक। अब आगे चलिए। अब देखिए, इफ ओनली वेपर फेज
considered then Dalton's law of partial pressure says। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितने भी फार्मूले डिराइव किए उसमें कौन कौन सा फेज, ये सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज दोनों को कंसीडर किए। अब हम क्या कंसीडर करने चल रहे हैं इस वाले में हमें सॉल्यूशन फेज से कोई मतलब नहीं है। जब सॉल्यूशन फेज से कोई मतलब नहीं है तो मतलब हम सिर्फ किसको लेकर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये आपका सॉल्यूशन फेज है। इससे हमें सॉल्यूशन फेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या कंसीडर करना है, वेपर फेज कंसीडर करना है। अगर हम सिर्फ वेपर फेज कंसीडर करें तब डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है वो देखिए। तब यहाँ पर क्या होगा, जो चाई 1 है वो हम मान लीजिए कन्वर्ट कर दिए किससे, y1 से, और जो चाई 2 है उसको हम कन्वर्ट किससे कर दिए, y2 से। तो यहाँ पर जो आपका P1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 है, वो y1 और P टोटल के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई P2 है वो y2 के और P टोटल के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब फिर ये क्या बोलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये देख लीजिए, इसका मतलब हो गया सेज दैट, क्या बोलेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of solution is equal to the product of mole fraction in vapor phase and total vapor प्रेशर। समझ गए क्या बोलेगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब अगर मान लीजिए A प्लस B से आपका सॉल्यूशन बना है, अब सॉल्यूशन को हम कंसीडर करके चल रहे हैं वेपर में, तो वेपर में कंसीडर करके चले तो हम क्या बताएं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे, क्योंकि जो चाई 1 था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन था। और y1 किसका हो जाएगा, y1 मतलब कि y1 को हम क्या लिख दिए, y1 लिख दिए, और y2 को हम क्या लिख दिए, y2 लिख दिए। ये y1 और y2 और कुछ नहीं है, y1 एंड y2 कुछ नहीं है, ये क्या है, यह है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट BOR2 इन वेपर फेज। समझ गए क्या है। हाँ आगे चलिए, सीधा ले लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया गया है P टोटल गिवन क्या है, P टोटल 5 बार जो है वो क्या है, प्रेशर की यूनिट है। P1 दे दिया गया है 2 बार। पूछ लिया गया y1 मतलब क्या पूछा गया है जी, y1 मतलब पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन कितना होगा, किसमें, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन
इन वेपर फेज, ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो आप सीधा फार्मूला रख दीजिए। अब इसको हटा दें, फालतू की चीज़ें, सीधा फार्मूला रखिए। फार्मूला क्या है, पूछा गया y1 तो P1 अपान P टोटल हो जाएगा जी। हाँ, क्योंकि उधर चला जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, P1 कितना 2 है, P टोटल कितना 5 है। आंसर कितना आ जाएगा, 2 क्या है, बार में है, ये क्या है, बार में है। बार से बार कैंसिल, 5 से जब 2 को काटोगे तो 5 चौक के 20 आ जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। बार से बार कैंसिल, और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अब बताइए y2 कितना हो जाएगा। y2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं y1 प्लस y2 मतलब y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 होता है। तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस y1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, मतलब 0.6 आपका क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। मतलब जो आपका वेपर बन रहा है उसमें कितना कितना मोल फ्रैक्शन होगा, किसका, सेकेंड कंपोनेंट का, वो भी आपका निकल गया। और फर्स्ट कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो भी आपका निकल गया। समझ गए। ये अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाला जो फर्दर वीडियो है वो आपकी यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंच जाए। धन्यवाद।